लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हमने इमोशनल ईएमएफ डिस्कस किया था, फैराडेज लॉ डिस्कस किया था और लेंसेज लॉ को हमने डिस्कस किया था। अब कुछ पास पेपर एमसीक्यूज हैं, पहले उन टॉपिक से रिलेटेड उनको डिस्कस करते हैं, देन फिर हम जो उनसे है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे इस चैप्टर का जो आपके एमडी कैट के सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। एमसीक्यूज आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट से रिलेटेड आते हैं। फर्स्ट कर लें कि आपके पास एक कॉइल है, पास पेपर एमसीक्यूज है आपके पास जो यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाया है, और एक मैग्नेट है आपके पास जिसको हम एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, सर्टेन हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं। जब ड्रॉप करेंगे डेफिनेटली ये नीचे की तरफ मूव करेगा टुवर्ड द कोयल, और जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो आपके पास चेंज इन फ्लक्स होगा, और चेंज इन फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अब क्वेश्चन आपके पास आता है अबाउट द पोल कि आपके पास जो अगर ऑब्जर्वर मेरे पास जोन से है वो अबव द कोयल मौजूद है, तो बताएं आपके पास ऑब्जर्वर की साइड पर पोल कौन सा बन रहा होगा, और या अदर साइड ऑफ द कोयल आपके पास पोल कौन सा बन रहा होगा। तो लेंसेज लॉ के मुताबिक आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ है या इंड्यूस करंट है वो हमेशा अपने कोर्स को अपोज करता है। तो इस केस में क्योंकि आपके पास नॉर्थ पोल बन रहा है, तो पहली बात तो आपके पास ऑब्जर्वर की साइड पे आपके पास जो पोल बन रहा होगा वो नॉर्थ पोल होगा। सेकंड जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो आता है रिगार्डिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट की होगी। तो चैप्टर नंबर 14 के अंदर भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को देखना चाहते हैं तो अगर आपकी साइड पर पोल नॉर्थ है तो इट मीन्स आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। मीन इस ऑब्जर्वर के लिहाज से जो आपके पास अबव द कोयल मौजूद है, आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, पर अगर हमारे पास ऑब्जर्वर जो सा है वो बिलो द कोयल मौजूद होता, मीन्स यहाँ पर ऑब्जर्वर मौजूद होता, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्टिवली यहाँ पर जो पोल बन रहा होता वो हमारे पास साउथ पोल होता। ठीक है, और साउथ पोल जहाँ पर भी बन रहा होगा आपने याद रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो हमारे पास साउथ पोल वाली फेस पर वो क्लॉकवाइज होती है। तो इस केस में इस ऑब्जर्वर के लिहाज से जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। और अगर ये जो मैग्नेट है वो पास करके हमारे पास क्या करता है, इस कोयल में से आगे की तरफ मूव कर जाता है, जस्ट लाइक मूव करके इस साइड पर आ जाता है। अब ये पोल तो नीचे की तरफ ही कर रहा है आपके पास, और इस साइड पे साउथ पोल है और इस साइड पे नॉर्थ पोल है। और अगेन अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ आपके पास जिसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी जो इसकी मोशन को अपोज करेगी। अब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसकी मोशन को अपोज करने के लिए यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पर साउथ पोल बनेगा। अगेन अगर इस केस में ऑब्जर्वर अबव द कोयल मौजूद है तो अबव द कोयल आपके पास ऑब्जर्वर के रिस्पेक्टिवली जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। वो क्या होगी हमारे पास, क्लॉकवाइज होगी। और जो ऑब्जर्वर बिलो द कोयल मौजूद होगा उसके रिस्पेक्टिवली हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी नॉर्थ पोल के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसके मुताबिक आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, या आपके पास दो एमसीक्यूज इससे रिलेटेड बनते हैं, और एक आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है उसमें कुछ इस तरह से है कि एक रीजन है जहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है और मैग्नेटिक फील्ड पर करने हमारे पास इनटू द पेपर है। और एक्सरसाइज का ही शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक प्लेन जो उनसे है वो मूव करता हुआ हमारे पास मूव कर रहा है टुवर्ड द नॉर्थ पोल, टुवर्ड द नॉर्थ पोल मूव कर रहा है। तो वो पूछता है कि बताओ उसकी कौन सी विंग टिप जो सी आपके पास वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो डायरेक्शन ऑफ चार्जेस जो सी है, वेलोसिटी जो सी है वो हमारे पास टुवर्ड नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन है या बोर्ड है या पेपर है, तो आपके पास जो चार्जेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो टुवर्ड लेफ्ट होगी, तो लिहाजा उसका जो सब लेफ्ट विंग होगा आपके पास वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अदर साइड जो सी होगी वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्योंकि आपके पास कन्वेंशनल चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर है, लेफ्ट की तरफ है, तो उसका जो लेफ्ट विंग है वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बाय यूजिंग राइट हैंड पाम। तो ये कुछ पास पेपर एमसीक्यूज थे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। इसके बाद हमारे पास टॉपिक जो आ जाता है इसके अंदर लास्ट टॉपिक है वो आपके पास है ट्रांसफार्मर। ठीक है,
कि ट्रांसफॉर्मर आपके पास क्या चीज़ है। ट्रांसफॉर्मर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करती है, जो हमारे पास इस्तेमाल होती है आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करने के लिए, यूज टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल को देखें तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे पास वो होता है, वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया हुआ होगा आपके पास, या फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो फिनोमिना है हमारे पास वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जो आपके पास इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास जो सा है वो ये है कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर है ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट करता है एसी के ऊपर। ठीक है, ऑपरेट ऑन एसी ओनली। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि चेंज इन करंट होगा, चेंज इन करंट से आपके पास चेंज इन फ्लक्स अकर करेगा और चेंज इन फ्लक्स से आपके पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर है ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता करंट की। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, डज नॉट, ये सिर्फ वोल्टेज को चेंज करता है, कम ज़्यादा करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी मीन्स आपके पास इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है। और थर्ड पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि जो कॉइल्स हैं इनके दरमियान किसी भी किस्म की कोई भी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मौजूद नहीं होता, यानी कि फिज़िकल कनेक्शन मौजूद नहीं होता आपके पास। ठीक है, इसमें जो आपके पास कॉइल्स होती हैं ये लिंक हुई भी होती है मैग्नेटिकली। तो कॉइल्स के दरमियान आपके पास क्या होती है, फ्लक्स लिंकेज होती है, फ्लक्स लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के दरमियान आपके पास फ्लक्स लिंकेज होती है, मीन्स वो मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए होते हैं। फर्दर ये जो फ्लक्स लिंकेज है ये हमारे पास ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ये फ्लक्स लिंकेज हमारे पास क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर पावर। ठीक है, और उसके अलावा याद रखिएगा कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर है ये हमारे पास पावर को इंक्रीज़ या एनर्जी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर डज नॉट इंक्रीज पावर, ना एनर्जी ना फिर आपके पास पावर को इंक्रीज़ करता है। फर्दर अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन इसकी आपके पास क्या है, दो कॉइल्स होती हैं। सिंबल की अगर आप बात करें तो इसका सिंबल जो उनसे आपके पास वो कुछ इस तरह से है। आपके पास दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल के साथ आपको एक सोर्स कनेक्ट एसी सोर्स कनेक्ट हुआ दिखाई देगा।
ठीक है, और दूसरे कॉइल के साथ आपके पास जस्ट लोड कनेक्ट हुआ हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है, और इनके दरमियान एक मीडियम मौजूद है, ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम, इनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई भी फिजिकल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मौजूद नहीं होता। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में आपके पास जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये कंसिस्ट करता है हमारे पास, मैंने बताया, दो कोइल्स के ऊपर, और उन कोइल्स में एक आपके पास प्राइमरी कोइल कहलाती है और दूसरी आपके पास सेकेंडरी कोइल कहलाती है। तो इनके दरमियान किसी किस्म का कोई भी फिज़िकल कनेक्शन नहीं होता। ये इंसुलेटिंग आपके पास एक आयरन कोर होता है और इस आयरन कोर के ऊपर आपके पास एक कंडक्टिंग वायर को जो सा है हमारे पास कंडक्टिंग वायर जो सी है वो आपके पास लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर रैप की जाती है, और जिस कोयल के साथ आपके पास सोर्स कनेक्टेड होता है उसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी कोयल का, और जिसके साथ आपके पास लोड कनेक्टेड होता है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कोयल का, ठीक है। हमारे पास क्या कहलाती है, सेकेंडरी कोयल कहलाती है। और ये जो आपके पास वायर होती है लो रेजिस्टेंस, जिसको हम वाइंडिंग वायर कहते हैं वाइंडिंग वायर, या आपके पास लो रेजिस्टेंस वायर होती है ताकि आपके पास एनर्जी लॉस कम से कम हो, ठीक है, ताकि आपके पास एनर्जी लॉस कम से कम हो। तो ये आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन है बेसिक सी। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। आपके पास ट्रांसफार्मर की दो तरह का होता है हमारे पास, जो ट्रांसफार्मर है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इसकी क्लासिफिकेशन दो तरह से की जाती है। टाइप्स, एक आपके पास होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो वोल्टेज के बेस पर की गई है ये क्लासिफिकेशन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल से क्या हो, ज़्यादा हो, या फिर आपके पास जो सेकेंडरी कोयल का जो करंट है वो प्राइमरी से क्या हो, कम हो, या फिर आपके पास सेकेंडरी का वोल्टेज जोन से है वो प्राइमरी से क्या हो, हमारे पास ज़्यादा हो। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग नाम देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। और दूसरी टाइप इसकी है आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन के केस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कोयल में वो प्राइमरी से कम होती है, वोल्टेज जोन से है सेकेंडरी का वो प्राइमरी से कम होता है, और जो करंट है आपके पास सेकेंडरी का वो प्राइमरी से ज़्यादा होता है, ठीक है। या आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, और फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो सी है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर हम इसको टर्न रेशो का नाम देते हैं। अगर आप इसका जो बेसिक सा फॉर्मूला आपके पास है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो आई पी ओवर आई एस। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके पास जो टर्न रेशो है, या फिर अगर आपके पास टर्न रेशो जो सी है मीन्स एन एस ओवर एन पी वो ग्रेटर देन 1 है, दिस इम्प्लाइज डैट कि आपके पास जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और अगर आपके पास ये टर्न रेशो आपके पास लेस देन 1 है, टर्न रेशो आपके पास लेस देन 1 है, दिस इम्प्लाइज डैट कि ये आपके पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, या आपके पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेकंड क्लासिफिकेशन इसकी जो की जाती है वो आपके पास की जाती है ऑन द बेस ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ एफिशिएंसी हम लोग ट्रांसफार्मर को फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर, टाइप्स, एक इसकी बेस पर है हमारे पास टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। आपके पास एफिशिएंसी की बेस के ऊपर हम लोग जो ट्रांसफार्मर है उसको क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है।
और एफिशिएंसी की बेस पर अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो आपके पास ट्रांसफार्मर जो है वो दो तरह का होता है। एक आपके पास होता है आइडियल ट्रांसफार्मर, और जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर में जो आपके पास आउटपुट पावर है वो हमारे पास इक्वल होती है इनपुट पावर के, ठीक है। और आपके पास जो एफिशिएंसी है वो आपके पास 100% होती है, ठीक है। जबकि रियल ट्रांसफार्मर को देखें तो रियल ट्रांसफार्मर की अगर आप बात करते हैं तो रियल ट्रांसफार्मर आपके पास उसमें आपके पास जो आउटपुट पावर होती है वो हमेशा इनपुट पावर से कम होती है, और इसकी जो एफिशिएंसी है, परसेंटेज एफिशिएंसी, वो भी हमेशा 100 से कम होती है, ठीक है। और आपके पास ये एफिशिएंसी डिक्रीज़ क्यों करती है, या एफिशिएंसी आपके पास डिक्रीज़ करती है ड्यू टू पावर लॉसेस, ड्यू टू पावर लॉस। ये पावर लॉस होता क्यों है, तो इसको देख लेते हैं। पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर, power loss in transformer। पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर आपके पास लॉस हैं कौन कौन से, ठीक है। और उन लॉसेस के कॉज क्या हैं ये, और उनकी रेमेडी क्या है, इन तीनों चीज़ों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लॉस देख लेते हैं। सबसे पहला लॉस आपके पास होता है रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस लॉस, ठीक है। दूसरा आपके पास जो लॉस है आपके पास वो है एडी करंट लॉस, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये किसकी वजह से होती है। तो इस रेजिस्टेंस का कोज क्या चीज़ है हमारे पास, कोज की बात करें तो आपके पास जो वाइंडिंग वायर होती है, वाइंडिंग वायर जो है हमारे पास, उसकी वजह से आपके पास ये रेजिस्टेंस लॉस हो रहा होता है, ठीक है। इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। और इसकी रेमेडी क्या है, मीन्स आप इसको रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं इस लॉस को। तो इसकी अगर आप रेमेडी की बात करें तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग लेस रेजिस्टिव वायर, बाय यूजिंग लेस रेजिस्टिव वायर। तो उससे आपके पास रेजिस्टेंस लॉस कौन सा है वो आपके पास कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मोस्टली आपके पास इस पर्पज़ के लिए कॉपर वायर इस्तेमाल की जाती है। सेकंड जो हमारे पास लॉस है, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, वो है एडी करंट लॉस, एडी करंट। अब ये एडी करंट का कोज क्या चीज़ है, तो एडी करंट का कोज हमारे पास होता है चेंज इन फ्लक्स इन आयरन कोर, ठीक है। आयरन कोर के अंदर जो आपके पास चेंज इन फ्लक्स हो रहा होता है उससे आपके पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है, इंड्यूस करंट पैदा होता है जो अपने कोर्स को अपोज करता है। और इसकी रेमेडी क्या है, इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, आप इसको रिड्यूस करते हैं बाई लैमिनेटेड आयरन कोर को इस्तेमाल करके, आयरन कोर को इस्तेमाल करके, लैमिनेटेड आयरन कोर को इस्तेमाल करके आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। और थर्ड आपके पास जो लॉस है वो है हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस की बात करें तो इसका हमारे पास जो कोज है वो आपके पास है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन को। तो हिस्टैरिसीस लॉस एक्चुअली होता है एनर्जी लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन
मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर। और इसकी रेमेडी क्या है, आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस लॉस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। क्या आप सॉफ्ट आयरन कोर को इस्तेमाल करके इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। या आपके पास एक टेम्परेरी मैग्नेट है, इसको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना हमारे पास कंपैरेटिवली इजी होता है। तो इसमें आपके पास जो लॉस ऑफ एनर्जी है, जो आपके पास मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से हो रहा है, वो आपके पास इंतहाई कम होता है। तो ये आपके पास ट्रांसफार्मर का टॉपिक था। इस टेबल के अंदर सारी मैंने आपके पास लॉसेस और उनके कॉज और उनके साथ साथ हमारे पास उनकी रेमेडी को भी डिस्कस कर दिया। अच्छा, लास्ट हमारे वैसे ये जो एसी जनरेटर है वो पार्ट तो नहीं है हमारे एमडी कैट के सिलेबस का, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें या फेरेडेज लॉ की बात करें तो वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एसी जनरेटर को भी बेसिक जो है इसकी जस्ट, और ताकि इससे अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आप उसको आंसर कर सकें। तो एसी जनरेटर सबसे पहले चीज़ होता क्या चीज़ है हमारे पास, ये आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, हमारे पास कन्वर्ट करती है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। और उसके अलावा आपके पास इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी अगर हम बात करें तो जो फिनोमिना इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो है आपके पास फैराडेज लॉ, कि आपके पास चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका वर्किंग प्रिंसिपल आ जाएगा। और अगर आप बात करें मैकेनिकल एनर्जी का सोर्स या मैकेनिकल एनर्जी किसकी वजह से होती है हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास होती है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आर्मेचर। मैकेनिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही होती है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास होती है, आती है बाय रोटेशन ऑफ आर्मेचर। और ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये हमारे पास होती है इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो आपके पास इस रोटेशन या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इसकी बिल्कुल सिंपल सी आपके पास ये कंसिस्ट करता है हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट में पर, और इस परमानेंट मैग्नेट के दरमियान आपके पास एक कॉइल को प्लेस किया जाता है, आर्मेचर को, जिसके पास मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। और यहाँ पर इस तरह से आपके पास दो स्लिप रिंग जो से हैं वो आपके पास कनेक्ट हुए होते हैं इसके साथ। एक ये स्लिप रिंग हो गया, ये स्लिप रिंग का कनेक्शन फॉर एग्जांपल इससे है, और एक इससे ऊपर एक स्लिप रिंग लगा हुआ होता है जिसका सिर्फ इसके साथ कनेक्शन होगा। तो ये आपके पास स्लिप रिंग्स आ गए। ठीक है, और ये आपके पास आर्मेचर है, और ये आपके पास परमानेंट मैग्नेट है। नीचे एक शाफ्ट लगा हुआ होता है, शाफ्ट की मदद से हम इसको क्या कर रहे होते हैं, रोटेट करवा रहे होते हैं। और जब ये रोटेट करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकर करता है, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपके पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। उस इंड्यूस ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है NWAB साइन थीटा। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है आर्मेचर की, डब्ल्यू आपके पास आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, ए आपके पास एरिया है, और बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा यहाँ पर आपके पास एंगल है बिटवीन बी एंड बी। ठीक है, और यहाँ पर जब आप
एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज़ 2 पाई एफ और ए एज इट इज़ हमारे पास, या एरिया को भी अगर आप लिख लें लेंथ इंटू विड्थ बी एज इट इज़, और ये साइन थीटा। आपके पास ये इसके मल्टीपल एक्सप्रेशन हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। आपके पास इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा आपके पास जब एंगल 90 डिग्री होगा, और जब एंगल 90 डिग्री होगा तो उस वक्त आपके पास ये इक्वल होगा एन ओमेगा ए बी के। इसको हम आमतौर पर ई नोट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिहाजा आप इस एक्सप्रेशन को फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ई नोट इंटू साइन थीटा, या फिर ई नोट इंटू साइन ओमेगा टी। इसके अलावा आप यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट सिमिलरली आपके पास इक्वल होगा आई नोट साइन थीटा, या फिर आपके पास इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई नोट इंटू साइन ओमेगा टी। थीटा की जगह जैसे ओमेगा टी हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ग्राफ की बात करें तो जो आपके पास इसका ग्राफ है वो आपके पास साइनोसाइडल होता है, ठीक है। आपके पास एक साइनोसाइडल कर्व बनती है इस केस के अंदर, और साइनोसाइडल कर्व आपके पास कुछ इस तरह से बनती है। जब आपके पास एंगल ज़ीरो होगा वोल्टेज भी ज़ीरो है, ठीक है। जब एंगल आपके पास जो सा है वो ये टी है या थीटा कर ले यहाँ पे 90 डिग्री है, तो आपके पास वोल्टेज मैक्सिमम होगा या इंड्यूस ईएमएफ आपके पास मैक्सिमम होगा। यहाँ पर आपके पास दोबारा से ज़ीरो हो जाता है, एंगल आपके पास 180 पे दोबारा ज़ीरो हो गया, इधर आके आपके पास माइनस एप्सिलॉन नोट हो जाता है एंगल जब 270 डिग्री होता है, और जब यहाँ पर एंगल 360 डिग्री होता है तो ये दोबारा से ज़ीरो हो जाता है। तो आपके पास करंट जो है वो कंटिन्यूसली आपके पास फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तो ये आपका जो सा था आज का। तो